आइए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कल्पेन पारेख साहब। 27 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपका फाइनेंस और एसेट मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड बिजनेस का। इससे पहले आप आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज म्यूचुअल फंड संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव रखते हैं। और क्वालिफिकेशन के तौर पर आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है एनएमआईएमएस से, और साथ ही साथ आपने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की है भारतीय विद्यापीठ पुणे से। कल्पेन सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। काफी कुछ रिकवरी का माहौल नजर आ रहा है, थोड़ी चिंताएं कम हुई है। कैसे देखते हैं आप बाजार का आउटलुक? क्या बाजार के लिए वर्स्ट इज बिहाइंड अस, सबसे बुरा समय था निकल चुका है, या अभी खतरा टला नहीं? अनिल, मुझे लगता है हमेशा 50-50 के हिसाब से सोचना चाहिए। जैसे आपने बताया 27 साल से मुझे किसी दिन 100% क्लैरिटी नहीं थी और 100% कंफ्यूजन नहीं था। ये पता था कि जनरली पैसा बन जाता है अगर आप डटे रहो, लेकिन बीच में उतार चढ़ाव आता है, तो हर दिन वो कॉइन टॉस की ही बात है। और बाजार सस्ता होता है तो सर्टेनिटी मेरी बढ़ जाती है। मेरा थोड़ा उल्टा है सोचना कि जितना न्यूज़ फ्लो खराब होता है उतना नए निवेशकों के लिए बाजार अच्छा है, बिकॉज आपको सस्ते भाव में यूनिट्स मिलते हैं। और जितना न्यूज़ फ्लो अच्छा होता है, जब जब बाजार ग्रीन में होता है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए सही बात है, बट जो नया पैसा लग रहा है वो महंगे भाव पे खरीद रहा है। तो मैं अभी जस्ट देख ही रहा था कि पिछले 18 महीनों में मिड कैप इंडेक्स जो है वो सिर्फ 4.5% नीचे है, विद ऑल द अप्स एंड डाउन। पिछले 2 साल में जो होना हुआ है, वॉर की भी बात हो गई, अर्निंग साइकिल भी स्लो हो गया, एफआई का सेलिंग चालू रहा, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 14% गिरा है, और जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो कुछ 9% गिरा है। तो मिड कैप कम गिरा है, लार्ज कैप बीच में गिरा है, और स्मॉल कैप ज्यादा गिरा है। और कुछ कुछ जो फंड्स है वो सिर्फ 4-5-6% से गिरे हैं। तो जिन्होंने डिसिप्लिन से इन्वेस्ट किया उनको अभी तक कुछ फर्क पड़ा नहीं है, और जिन्होंने डिसिप्लिन से इन्वेस्ट नहीं किया शायद वहां पे पोर्टफोलियो में नुकसान ज्यादा है। वॉर के बारे में 50-50 है, बिकॉज दिन में 2 बार ट्रम्प के अलग अलग ऑपोजिट मैसेजेस आते हैं। जनरली आवर आउटलुक इज ऑलवेज पॉजिटिव दैट द वर्ल्ड विल इवेंचुअली रिकवर टू सैनिटी। और वैसे तो देखा जाए तो रशिया यूक्रेन का वॉर 4 साल से चल रहा है, बट सब भूल गए उसको। मोस्ट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड सब वो ऑल टाइम हाई पे आ चुके थे बिफोर फ्यू मंथ्स बैक। तो मेरा ये मानना है कि 50-50 है। क्लैरिटी मुझे बिल्कुल नहीं है, मेरा डोमेन नहीं है, डिफेंस हो या जियो पॉलिटिक्स हो। पढ़ना सुनना अच्छा लगता है। घर पे मेरे पिताजी सुबह से लेके रात तक अल जजीरा चैनल देखते हैं। उससे क्या सीखने मिलता है मुझे नहीं पता है, बट अनसर्टेनिटी रहेगी और हमें उसका फायदा उठाना है। नहीं, ठीक बात है बिल्कुल, लेकिन इस तरह के मूड माहौल में रहती तो है ये चिंताएं, और वही डर इन्वेस्टर्स को भी रहता है। लेकिन क्योंकि आप इतने बड़े फंड के हेड हैं और सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर गहरी पकड़ रखते हैं, मार्च के महीने में जो आए हैं पैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, चाहे वो नेट इक्विटी इनफ्लो हो या फिर एसआईपी हो, क्या संकेत दे रही हैं? पहले तो आपका काम अच्छा हो रहा है। आप जो गाइड करते हो लोगों को थ्रू सो मेनी डिजिटल, आपके 1-1 मिनट के जो रील्स होते हैं, जहां आप लोगों को नॉन स्टॉप सिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होती है, इसका फायदा लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर से ज्यादा हम लोग ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, और हम बता दें कि पैसा निकालिए मत, अपनी एसआईपी छोड़िए मत। तो कुछ इन्वेस्टर्स बिल्कुल निकल भी जाते हैं, लेकिन इनफ इन्वेस्टर्स है जो पिछले 2-3 साल में मेच्योर हुए हैं, विजडम के साथ इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं और डिसिप्लिन से उसे इन्वेस्ट करते हैं। और उन्हें पता है कि मेरी एसआईपी अगर 10 साल की है, तो मुझे इस दौरान इस 12 महीने में अगर सस्ते यूनिट्स मिल रहे हैं तो लेट मी कंटिन्यू। सो आई थिंक मार्च के महीने में ये देखा गया है कि जब बाजार रफली 15% डाउन था पीक से, तो कुछ लोगों ने रीबैलेंसिंग किया है, डेट में से इक्विटी में पैसा लगाया है, नया पैसा इक्विटी में ज्यादा लगाया है। तो थोड़ा बहुत मैं भी सरप्राइज था, मुझे लग रहा था कि शायद मार्च का नेट नंबर शायद फरवरी से कम होगा, लेकिन वी आर ऑल पॉजिटिवली सरप्राइज्ड। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिछले 5 साल की जो इंडिया की म्यूचुअल फंड की जो स्टोरी है, इट्स नॉट अबाउट मोर पीपल हैव इन्वेस्टेड एंड म्यूचुअल फंड सही है, ऑल ऑफ दैट इज फाइन, बट द रियल स्टोरी इज, barring some people who buy hot funds, thematic funds, a lot of people have bought, उन्होंने SIPs के जरिए इन्वेस्ट किया है और एसेट एलोकेशन फंड्स के जरिए इन्वेस्ट किया है, वेदर वो मल्टी एसेट हो, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स हो। तो इसमें क्या होता है, बाजार जब गिरता भी है तो आपके पोर्टफोलियो में कुशन होता है, बिकॉज आज भी जैसे मोस्ट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, उनके पास 50 से 60% कैश या आर्बिट्राज में है। तो बाजार अगर और 10% गिरेगा तो पैसा है उनके पास रीडिप्लॉय करने के लिए।
और ये स्टोरी है डिसिप्लिन की पिछले 4 साल की, कि लोगों ने डिसिप्लिन में इन्वेस्ट किया है जो इस तरह के बाजार में बहुत काम आता है। तो इट्स अ वेरी हार्टनिंग साइन, कलेक्टिव एफर्ट जो सबके हुए हैं कि मंदी में ज्यादा पैसा लगाइए, तेजी में थोड़ा ध्यान रखिए। आई थिंक ये उसका आउटकम हमने देखा है मार्च के महीने में। बिल्कुल ठीक बात है। ये आपके लिए परफेक्ट गिरावट में धीमे-धीमे निवेश करने का मौका आपके लिए। और यही मार्च के महीने में एसआईपी के ज़रिए भी और फ्रेश पैसे के ज़रिए भी एक मैच्योरिटी दिखाई है भारतीय इन्वेस्टर्स ने। अब एक बड़ा सवाल ये भी कि इस तरह के मार्केट में किस तरह के फंड्स ज़्यादा उपयुक्त है? किसी को फ्रेश पैसा लगाना है या फ्रेश एसआईपी शुरू करनी है, तो कौन से फंड्स उन्हें इक्विटी में देखने चाहिए या अगर कोई मल्टी एसेट में देखना है तो वो भी बताएँ सर? सो अनिल जी, जिसका 10 साल का होराइजन है और एसआईपी से जिसे शुरू करना है, तो उसको तो वॉलेटिलिटी खरीदनी चाहिए, बिकॉज जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी उतना बेहतर है एसआईपी के लिए। तो मेरा मानना है कि जिसको 95% इंडियंस जो है वो हमारा पैसा आता है, हमारी सैलरी मंथली आती है, इनकम मंथली आती है, तो हमारा इन्वेस्टिंग का तरीका भी मंथली है। तो मेरा मानना है उनके लिए सिंपल फ्लेक्सी कैप फंड वो सबसे पहला कदम होना चाहिए, जहाँ पे मार्केट कैप का कोई बायस नहीं है। जिस दौरान जिस मार्केट कैप में ज्यादा वैल्यू होगी, ज्यादा कंफर्ट होगा, फंड मैनेजर अपने हिसाब से निवेश करेगा। तो अगर आपकी 10 साल की नई एसआईपी शुरू हो रही है तो फ्लेक्सी कैप फंड सही रहेगा। और अगर लमसम करना है तो मेरा मानना है कि रिलेटिवली अभी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो लार्ज कैप में ज्यादा दिखती है। लार्ज कैप में आप देखेंगे तो 35% एक्सपोजर बैंक्स का है, एंड 3 से 4 बैंक्स ऐसी है जिनका 5 साल का रिटर्न उनके इक्विटी शेयर होल्डर को उनके फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर से कम मिला है। मतलब वहां पे काफी हद तक जो महंगा वैल्यूएशन था वो सस्ता हो गया है या रीजनेबल हो गया है। तो लार्ज कैप इंडेक्स में 1/3 इंडेक्स तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का है। बैंक्स इंश्योरेंस पिछले 5 साल में चले ही नहीं है ज्यादातर, तो वहां पे कंफर्ट है अभी। और जितना एफआई का सेलिंग भी हुआ है पिछले 4 सालों में, वो ये सेगमेंट से बहुत ज्यादा हुआ है। तो वहां पे कंफर्ट है। फिर दूसरा 10-12% वहां पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे है। भले वहां पे अब नया नैरेटिव है कि इंडिया में इनोवेशन नहीं है, इंडिया में एआई नहीं है, बट वो तो सबको पता है, पहले भी नहीं था एआई इंडिया में, पहले भी इनोवेशन नहीं था। फिर भी लोगों ने ये टेक स्टॉक्स को 30, 35, 40 का मल्टीपल दिया था। तो ऐसा नहीं कि कुछ ओवरनाइट चेंज हो गया है। वो बकेट भी काफी सस्ता हो गया है, पिछले 1 साल में 25-30% का करेक्शन वहां हुआ है। तो लमसम के लिए आई वुड रिकमेंड, वी फील कंफर्टेबल विद लार्ज कैप्स। और जिसको ये बाजार की वॉलिटिलिटी अच्छी नहीं लगती और जिसको अभी भी कंफ्यूजन है कि वॉर में कुछ भी आगे हो सकता है और खराब हो सकता है, उनके लिए मैं कहूंगा मल्टी एसेट फंड बेहतर रहेंगे। बिकॉज पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत प्रेशियस मेटल्स होता है, गोल्ड सिल्वर, और 20 से 25% बॉन्ड्स होते हैं। जैसे हमारे मल्टी एसेट में आज की तारीख में 55% इंडिया के और ग्लोबल कंपनीज है, और 45% बॉन्ड्स और गोल्ड है। सिल्वर हमने कम कर दिया था बिकॉज सिल्वर काफी ज्यादा हद तक ऊपर चला गया था। तो ये सेगमेंट लमसम इन्वेस्टर्स और जिनको कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बिल्ड करना है उनके लिए सही है। तो आई थिंक ये 3 ऑप्शन कहूंगा मैं: फ्लेक्सी कैप फॉर लॉन्ग टर्म एसआईपीज, लमसम लार्ज कैप, और मल्टी एसेट स्लैश हाइब्रिड फंड्स। बिल्कुल ठीक है। तो ये है वो कुछ फंड्स जहाँ पर आपके लिए निवेश करना रहेगा बेहतरीन। कोई सेक्टर्स आपको इस तरह के बाजार में पसंद है जो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं बाजार के मूड बदलने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद? अनिल जी, हमें ना हर महीने की 5 तारीख में एक डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं, नेत्रा। और अब इस डॉक्यूमेंट के जो भी हमारे ओपिनियंस होते हैं उसके ऊपर एक फंड डिजाइन कर लिया है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड। अब उसका जो पोर्टफोलियो है वो रिफ्लेक्ट करता है आज हमें क्या ठीक लग रहा है। तो जैसे आज की तारीख में पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा एक्सपोजर लार्ज कैप फंड्स का है, फंड ऑफ फंड एरिया। तो सबसे बड़ा अंडरलाइंग लार्ज कैप फंड्स है। दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का है। सो उसमें अपार्ट फ्रॉम लार्ज कैप फंड्स, स्ट्रेट अवे 10% बीएफएसआई इंडेक्स है। फिर टेक्नोलॉजी के में 10% है। तो बेसिकली बीएफएसआई और टेक्नोलॉजी में हमने हमारे वेट्स को ज्यादा रखा है, एब्सोल्यूट अमाउंट में भी और रिलेटिव अमाउंट में भी, फ्रॉम अ थीमेटिक और सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। कल्पना सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ रखी। थैंक यू सो मच।